Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is recorded by Sarad Education System School and College. This is your physics book for class 10. Students, फिज़िक्स की आज क्लास 10 की बुक में हम आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो टॉपिक नंबर 1 है वो है हमारे पास आइसोलेटरी मोशन, या हम उसको कह सकते हैं आइसोलेशन। आइसोलेटरी या आइसोलेशन क्या है, तो चलिए स्टूडेंट आज हम वो पढ़ लेते हैं और डिस्कस करते हैं उनके बारे में कि आइसोलेशन या आइसोलेटरी मोशन हमारे पास क्या होता है, और उनके कुछ हम बेसिक टर्म्स भी आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वो पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर क्लास 10 साइंस फिज़िक्स। टॉपिक नंबर 10.1 है आइसोलेशन या आइसोलेटरी मोशन। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 9 में रेस्ट और मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। रेस्ट आप लोगों ने पढ़ा था। रेस्ट हमारे पास वो जो सराउंडिंग के लिहाज से, हर वो बॉडी जो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे उसको हम रेस्ट कहते हैं, और अगर सराउंडिंग के लिहाज से कोई भी बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे उसको हम मोशन कहते हैं। तो ये हमारे पास जो ऑसिलेशन है ये भी हमारे पास एक किस्म की मोशन है, या इसको ऑसिलेटरी मोशन या इसको सिंपल हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ऑसिलेशन हमारे पास क्या है? द बॉडी इज सेड टू बी इन ऑसिलेटरी मोशन व्हेन इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट मीन पोजीशन। अगर कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन से, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इनका मीन पोजीशन है। अगर ये इससे आगे और इससे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ या मोशन करे तो उसको हम क्या कहते हैं? और ये इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। तो अगर ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करे तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। उसकी एग्जांपल हमारे पास वायलिन स्ट्रिंग, ये जो हम वायलिन, गिटार, रबाब ये हम बजाते हैं, तो उनकी जो स्ट्रिंग होती है, जो तारे होती है, ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। आप लोगों ने देखा होगा इसको जब बजाते हैं तो वो आगे पीछे होते जाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल। या स्विंगिंग बॉब। तो स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल है स्विंगिंग बॉब का। स्विंगिंग बॉब, ये जो आप लोगों को पिक्चर्स में नज़र आ रहा है, ये एक स्विंगिंग बॉब है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहे हैं, और इस तरह और भी बहुत सारे आप लोगों के पास एग्जांपल इसके मौजूद है। स्टूडेंट, अब ऑसिलेटरी मोशन का या ऑसिलेशन के कुछ बेसिक टर्म्स है, हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिससे ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी डिस्कस करते हैं, और फर्दर हर एक टर्मिनोलॉजी की डिफिनीशन भी हम पढ़ लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, टॉपिक 10.1 की जो टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है उनमें सबसे पहले साइकिल और वाइब्रेशन। साइकिल और वाइब्रेशन क्या है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास यहाँ पर ये देखिए, ये एक एग्जांपल, ये आप लोगों के पास एक डायग्राम है ऑसिलेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजी का। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरा इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये साइकिल है। साइकिल मीन जब ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप लगा लेता है, ये कंप्लीट राउंड ट्रिप है, ये ऑसिलेटरी बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम एक साइकिल कहते हैं। और ये सिंपली भी है कि आप लोग साइकिल जो होता है एक कंप्लीट सर्कल को हम एक साइकिल कहते हैं। अगर ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, यानी एक सर्कल को अगर कंप्लीट करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक साइकिल या एक वाइब्रेशन हम उसको कहते हैं। दूसरा आप लोगों के पास है टाइम पीरियड, कंप्लीट वन साइकिल इन
कंप्लीट वन साइकिल, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक राउंड ट्रिप अगर कंप्लीट करते हैं तो इसको वाइब्रेशन कहा जाता है। लेकिन अगर साइकिल को कंप्लीट करता है पूरे साइकिल को, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से। टाइम पीरियड इज़ मेजर इन सेकेंड। टाइम पीरियड क्योंकि टाइम से रिलेटेड है तो उसको हम किस में रिलेटेड मेजर करते हैं, उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। नंबर 3 हमारे पास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल, जितने साइकिल कंप्लीट होते, डेड पार्टिकल कंप्लीट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में अगर वो कंप्लीट करते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। यानी जितने साइकिल को वो 1 यूनिट टाइम में कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक ऑसिलेटरी बॉडी है, ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक, ये आप लोगों के पास मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से एक 1 राउंड ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर दोबारा यहाँ तक, ये कंप्लीट सर्कल अगर कंप्लीट करता है कितने टाइम में, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास, चूँकि आप लोगों को पता है कि ये भी आप लोगों के पास टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड है, तो इसको भी हम पर सेकंड में, साइकिल पर सेकंड या हार्ट्ज में इसको हम काउंट करते। इसी तरह आप लोगों के पास नंबर 4 है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या है? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि जो टाइम पीरियड है, अब स्टूडेंट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है, यानी रेसिप्रोकल है। तो देखिए स्टूडेंट, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हमने ए का नाम दिया। अब बोथ साइड पर अगर हम टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल, ये तो टाइम पीरियड हो गया रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी का, अगर फ्रीक्वेंसी हम रेसिप्रोकल फाइंड करते तो दोनों साइड पर आप लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर ले, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन में से जो भी हम ख़त्म करते तो उसके बोथ साइड डिवाइड किया जाते, तो टी को बोथ साइड डिवाइड कर ले। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर 5 है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिनोट किया जाता है एक्स से। हमारे पास जो डिस्टेंस होता है ऑसिलेटरी बॉडी का मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट पर, मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट पर, स्टूडेंट ये देखिए आप लोगों के पास ये मीन पोजीशन है। अगर ये ऑसिलेटरी बॉडी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है या इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाता है, तो मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ मीन पोजीशन से हमने इस पॉइंट तक जो ऑसिलेटरी बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है, इसको हम क्या कहते हैं? जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और इसको डिनोटेड एक्स से किया जाता है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? वो हमारे पास मीटर होगा, क्योंकि वो क्या है? वो लेंथ है, और लेंथ हमेशा हम किससे काउंट करते हैं, किससे मेजर करते हैं? वो मीटर से करते हैं, तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर। लास्ट वन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है ऑफ द बॉडी फ्रॉम द इट्स मीन पोजीशन इन अ साइकिल। किसी भी साइकिल में इसकी बॉडी से मीन पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और इसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पलीट्यूड बीइंग अ लेंथ, ये भी हमारे पास लेंथ है, तो मेजर किया जाता है मीटर में, इसको भी हम मेजर करते हैं मीटर में। जैसे कि स्टूडेंट इस डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि ये आप लोगों के पास यहाँ से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कितना भी डिस्टेंस वो तय करे उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन तक, फॉर एग्जांपल इस एक्सट्रीम पोजीशन तक या इस एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है स्टूडेंट, तो मेजर किया जाता है। अगर इस पोजीशन तक जाते हैं तो तब भी मेजर किया जाएगा, और इसको हम एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। इसको हम ए से या x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
ये टर्मिनोलॉजी ऑसिलेटरी मोशन में यूज़ होते जाते हैं, जिसके ज़रिए हमारे पास किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को सॉल्व करना या इसको जानना बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास साइकिल है, साइकिल मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। फिर है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब वन कंप्लीट साइकिल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जितने साइकिल हम जितने टाइम में कंप्लीट करते हैं इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर रिलेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसके बाद है आप लोगों के पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास जितना मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना डिस्टेंस तय किया उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टॉपिक नंबर 10.2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक का डिफिनीशन हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, यानी ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है, इन विच द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और इसमें जो एक्सेलरेशन किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जो मीन पोजीशन से जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का, इन ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और वो एक्सेलरेशन या वो डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन को। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास एक बॉब है। देखिए स्टूडेंट, ये जो इस पर फोर्स लगता है, अगर हम इसको यहाँ से फोर्स लगाएं तो ये आप लोगों के पास एक वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करेगा। तो इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और ऐसे ही अगर हमारे पास और टाइप्स आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप लोग इससे इतना नहीं समझ सकते जितना हम अगला एग्जांपल करेंगे, और वो आप लोगों के पास है स्प्रिंग सिस्टम, यानी वो है मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम के ज़रिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को बआसानी समझ सकते हैं। लेकिन दोबारा आप लोग, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which the acceleration is directly proportional to displacement from the equilibrium position and always directly towards the equilibrium position। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम की तरफ। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स उस पर लगता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो फोर्स जो लगता है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी -x सिर्फ जस्ट डायरेक्शन को शो करता है। यानी जिस तरह आप लोगों को मैंने बता दिया था कि ये एक आप लोगों के पास बॉब है और ये अटैच है, तो इस पोजीशन पे अगर जाते हैं तो ये x है, और अगर इस पोजीशन पे जाते हैं तो ये x0 है या -x है, तो ये +x और ये इसका मीन पोजीशन ओ पोजीशन होगा। तो ये जस्ट डायरेक्शन को शो करता है। और दूसरा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब चूंकि हम डिस्कस करते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम को, तो मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए आप लोगों ने हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ आप लोगों को पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जैसे कि हमने ऊपर ये डिस्कस कर लिया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी आप लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते तो उसकी जगह हम कोई कांस्टेंट लगा दे, तो वो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर k है, तो इक्वल का निशान और साथ में कांस्टेंट k लग जाएगा। बाय न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, ये तो हमने सिर्फ फोर्स फाइंड किया, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें ये पता है कि जो F हैं वो ma के बराबर होते हैं, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि F = ma, यानी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हमने 2 किया। अब स्टूडेंट देखिए, हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये आप लोगों के पास ma = kx माइनस,
अब हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करने, तो बोथ साइड आप लोग m को डिवाइड कर लें, m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू k बाई एम एक्स, के बाई एम एक्स आप लोग यहाँ पर माइनस लगा दें। अब ये जो k बाई एम एक्स है स्टूडेंट, ये आप लोगों के पास स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि डज नॉट चेंज, ये आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट लगता है वो रिस्टोरिंग फोर्स है और स्प्रिंग कांस्टेंट के बाई एम है, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा, बल्कि ये आप लोगों के पास चेंज नहीं होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से आप लोगों के पास, यहाँ से अगर हम इसको रिमूव कर ले तो आप लोगों के पास एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमने ये भी फाइंड किया कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हमने ये भी फाइंड किया कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जैसे कि मैथमेटिकल दोनों फॉर्म हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो स्प्रिंग मास सिस्टम से हमें ये पता चल जाए कि किस तरह हम आप यहाँ पर किस तरह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को फाइंड कर सकते, या किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा यहाँ पर स्प्रिंग को तरफ देखिए। ये जो आप लोग के पास स्प्रिंग है ये नॉर्मल पोजीशन में है, इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अब हमने इस स्प्रिंग को खींच लिया, तो इसमें उन्होंने कुछ फासला तय किया, तो अब ये आप लोगों के पास रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, कुछ इसमें से फासला हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों के पास अगर दूसरा आप लोग देख ले, जब इसको हम छोड़ देते तो ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस फॉर्म में। तो ये जो नॉर्मल पोजीशन है इस मास स्प्रिंग सिस्टम का, तो वो अगर आप लोग देख ले तो ये इससे आगे गए हैं, इन्होंने कुछ डिस्प्लेसमेंट आगे तय किया है और उन्होंने कुछ पीछे तय किया है। तो जैसे हमने पहले बताया था कि ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है, तो ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। जब आप इसको नॉर्मल पोजीशन से आगे खींच लोगे तो ये कुछ फासला तय करने के बाद दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो ये आप लोगों के पास, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्प्रिंग है, तो ये अगर मीन पोजीशन इसका ओ है, अगर ये इससे आगे जाए और आप लोग इसको छोड़ दे तो ये यहाँ से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन पहले कुछ फासला तय करने के बाद ये आएगा। तो बैक एंड फोर्थ मोशन ये करके आप लोगों के पास दोबारा मीन पोजीशन पे होगा, तो वो मीन पोजीशन पे जब आ जाए तो वो नॉर्मल में आ जाते। तो स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ हम ये स्प्रिंग मास सिस्टम के ज़रिए हमने ये जान लिया कि किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसका एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है आप लोगों की बुक में, वो आप लोग ख़ुद सॉल्व कर लें। इसके तमाम नोट्स आप लोगों को स्कूल से हार्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसको आप इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपनी कॉपी में नीट इन क्लियर फॉर्म में भी लिख लें। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, कंसर्न टीचर आप लोगों को इसका आंसर देंगे। पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों पे ये बार बार दोहराए, कोई डिफ़िकल्टी हो तो उनसे क्वेश्चन आंसर भी पूछ लें और अपनी कॉपीज़ को भी कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच।